नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं करंट के क्लास में। यानी हम लोग यहां पे करंट के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बुक्स बताए थे, इंपॉर्टेंस बुक थे 50 इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको याद करना है। मैक्सिमम अच्छे जो राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, करंट से बुक्स हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बजट के बारे में। और बजट के बारे में जानेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जान जाए, थोड़ा सा जीके जान जाए बजट के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे आया है, स्पेशली इंडिया में कैसे कैसे आया है, इस तरीके से। तो हम बात करते हैं बजट का। तो क्या बजट शब्द जो है वो संविधान में वर्णित है? ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में इसे वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? वित्तीय विवरण का लेखा जोखा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वित्तीय विवरण का लेखा जोखा। ठीक है, यानी क्या क्या लेखा जोखा किया गया है, क्या क्या विवरण है, कैसे हम कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ से हमें पैसा आगत लेना है, यानी कहाँ से लेना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये सब जो मुद्दे हैं वो हमें बात करना है क्या? बजट से रिलेटेड। ठीक है, इसी को बजट कहते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी जो है वो बनाती हैं पूरे साल का बजट, पूरे महीने का बजट कि कहाँ से कितना खर्च करना है। तो हम लोग कैसे बजट बनाते हैं कि हम लोग बजट बनाते हैं कि इतना पैसा है और इसमें खर्च करना है, इस तरीके से खर्च करना है। ठीक है, लेकिन हमारे देश का बजट जो है वो ऐसा होता है कि हमें कितना खर्च करना है, पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना खर्च करना है, बाद में देखते हैं हम कितना ला सकते हैं। ठीक है, इसको डिफिसिट बजट कहते हैं। तो हम लोग इसी तरीके के बजट इस्तेमाल करते हैं कि हम पहले बना लेते हैं कि खर्च कितना करना है और आएगा कितना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस 2021 का भी बजट निर्मला सीतारमण ने बनाया है और इसी तरीके से बजट बनाया है। और ये पहला बजट है जो एकमुश्त पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं हम लोग। पैसे को हम बाद में खर्च करेंगे, धीरे धीरे खर्च करेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठे खर्च नहीं करने वाले हैं इस बजट में। पूरा प्रावधान है, पूरे तरीके हैं, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, सब तरीका है, लेकिन एकमुश्त नहीं होगा। जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे खर्च करेंगे। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जीके देख लें, उसके बाद हम बताएंगे कि 2021-22 में क्या क्या पॉइंट आए हैं, क्या क्या बजट में इस्तेमाल किया गया है, कैसे किया गया है। ठीक है, हम पूरी चीज़ पूरे विस्तार से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितने रुपए खर्च किए गए हैं, कैसे किए जाएंगे। ओके, तो ये सब देखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं वापस से कि क्या है। तो बजट शब्द जो है वो लैटिन शब्द बुल्गा से बना है। किससे बना है? बुल्गा से बना है। और इस लैटिन शब्द को फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में बोगेट कहते थे। क्या कहते थे? बोगेट। ठीक है, बोगेट यानी बुल्गा शब्द बना बजट का, कि बुल्गा है, एक नियम कानून है, लेखा जोखा है। ठीक है, इस बुल्गा को हम फ्रांस में कहने लगे क्या? बोगेट। और इसी बोगेट को जब अंग्रेजी में इस्तेमाल किया तो बजट कहने लगे। ठीक है, ये बजट कहने लगे। याद रखिएगा, प्रेस वालों की देन है ये बजट, है ना। संविधान में कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। कहाँ है? प्रेस वालों की देन है ये बजट कहना, संविधान में नहीं है। संविधान में वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण का लेखा जोखा है। सिंपल सा बात है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने भारत में सबसे पहले 1973 में, ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? सबसे पहले 1973 में, ठीक, सॉरी 1873 में कौन इस्तेमाल किया? रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, कौन किए? रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, और यहाँ ये स्टार्ट करते हैं कि किसी तरीके से हम काम करें कि ये चीज़ सब सुधर जाए। ठीक है, सब क्या हो? सुधर जाए। और सुधरना बहुत ज़रूरी है। सुधरना क्या है? बहुत ज़रूरी है। 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं कि बजट जो है वो अच्छे से आए। लेकिन ये है कि यहाँ पे निरंतरता नहीं आती, निरंतरता बिल्कुल नहीं आती, निरंतरता नहीं होती और यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं रॉबर्ट वॉलपोल, क्योंकि लेखा जोखा जरूर ले आते हैं लेकिन सफल नहीं होता। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है कि कहती है हम ईस्ट इंडिया कंपनी की हम खुद निकालेंगे। तो वो निकालती है 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, 18 फरवरी 1860 में कौन लेके आते हैं? विल्सन। ठीक है, कौन ले आते हैं? रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, कौन ले आते हैं? रॉबर्ट विल्सन। कि भाई अब जो है वो हम क्या करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू होगा। जेम्स विल्सन नाम है इनका। तो क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, निरंतर चलता रहेगा। कब से? 1860 से 18 फरवरी 1860 को ले आएंगे पहले। और ये जो वित्तीय वर्ष होगा वो कहाँ से होगा? 1 मई से कहाँ पर? 31 अप्रैल तक। ठीक है, 1 मई से 31
अप्रैल। लेकिन अब का जो वित्तीय वर्ष है वो कब होता है, 1 अप्रैल से कहाँ तक होता है, 31 मार्च तक। ठीक है, अब का जो वित्तीय वर्ष है वो ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उस वक्त कितना था, 1 मई से 31 अप्रैल। कब था, 1 अप्रैल से 1 मई से 31 अप्रैल तक। अब क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, लगातार चल रहा है। ओके, अब इसके बाद इंडिया में अगर स्वतंत्र भारत की देख लें, स्वतंत्र भारत में कौन लेके आया, ठीक है, स्वतंत्र भारत में कि बजट कब आया, 1947, जब हम लोग देश से आज़ाद हो गए तब 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1947। याद रखिए, ये देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, आज़ादी के तौर पे हुआ था, संविधान के तौर पे आज़ाद नहीं हुए थे। अभी भी जो रूल रेगुलेशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी माउंटबेटन के अध्यक्षता में ही हो रहा था, माउंटबेटन के चीज़ों में ही हो रहा था। तो ये लेके आए 26 नवंबर 1947, देश का पहला स्वतंत्र बजट था, जिसे कौन ले आया, हमारा वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चट्टी। ठीक है, कौन थे, R.K. षणमुखम, ठीक है, मुखम चेट्टी। ठीक है, कब ले आए, 26 नवंबर 1947 को। पहले वित्त मंत्री हैं, पहले वित्त मंत्री के तौर पे इन्होंने ले आया R.K. षणमुखम चेट्टी। आज़ाद नहीं हुआ है, मतलब संविधान नहीं लागू किया गया है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के जो बात है उसी के अनुसार ये ढाला गया है। तो जब देश आज़ाद हुआ, फाइनली संविधान लागू हो गया हमारा। तो संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, बजट वापस लेके आए, कौन लेके आए, हमारे जॉन मथाई साहब 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, 28 फरवरी 1950 हमारे पहले वित्त मंत्री, संवैधानिक वित्त मंत्री कौन है, जॉन मथई, जॉन मथई। ठीक है, जॉन मथई साहब क्या करें, हमारे यहाँ लेके आए कि भाई ये जो बजट है ना अब चलेगा देश का, तो इसको कहते हैं देश का परमानेंट बजट। ठीक है, तो जब पूछा जाता है कि बताइए देश के पहला बजट, स्वतंत्र बजट कब पास हुआ, तो आप यही बताएंगे 28 फरवरी 1950, किसके द्वारा, हमारे वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा ये पास हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो स्वतंत्रिक रूप से बजट पास हुआ था वो जॉन मथाई के द्वारा, हमारे पहले वित्त मंत्री। क्योंकि संविधान जब लागू होगा तभी हम बता पाएंगे कि वित्त मंत्री कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में। तो जॉन मथाई साहब 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई साहब ने सबसे पहला बजट पेश किया था। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़ें। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। तो फिर कुछ क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो खुद ही क्या किया, बजट पेश किया, यानी वित्त मंत्री नहीं थे, यानी वित्त मंत्री उनके हाथ में अतिरिक्त कार्यभार के रूप में उनके हाथ में था। इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, बजट भी प्रस्तुत करना पड़ा। तो अब लोग जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने सबसे पहला बजट पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कि कब, क्योंकि इनके पास क्या था, अतिरिक्त प्रभार था, जवाहरलाल नेहरू का वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार था इनके पास। 1958-59 में क्या किया था, इन्होंने पेश किया था। ठीक, 58-59 में क्या किया, इन्होंने बजट पेश किया, क्योंकि वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार इनके पास था, इस वजह से इनको क्या करना पड़ा, बजट पेश करना पड़ा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इनके जो इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने भी बजट पेश किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी हैं, इन्हीं के तर्ज पे इन सब ने क्या किया है, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया, इन्होंने बजट दिया है, बजट बनाया है। और दूसरे कौन है, मोरारजी देसाई, इन्होंने भी क्या किया है, बजट पास करवाया है, यानी बजट दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हुए। तो क्वेश्चन आता है ऐसे कि बजट, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए, क्योंकि बजट का कॉन्सेप्ट वित्त मंत्री का होता है। ओके, बजट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वित्त मंत्री का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट दिया, इसका मतलब इनके पास क्या है, इनके पास वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार है। ओके, तो अतिरिक्त प्रभार में कौन कौन है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया अतिरिक्त प्रभार के रूप में, जवाहरलाल नेहरू ने पहला बजट दिया जो प्रधानमंत्री रहते हुए कहें, इंदिरा गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया और मोरारजी देसाई ने दिया। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार बजट लाने का श्रेय इनको जाता है। 10 बार इन्होंने बजट दिया है। कितनी बार, 10 बार इन्होंने बजट दिया है।
ठीक है, यानी कितनी टाइम, 10 बार, और 6 टाइम वित्त मंत्री रहते हुए और 4 टाइम प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया है, बजट दिया है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अगर किसी का है बजट पेश करने का, वो किसका है, मोरारजी देसाई का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जीके है एक तरह से, करंट नहीं कह सकते इसको, जीके है। करंट हम लोग पढ़ेंगे आगे कि करंट में क्या क्या है, तो जीके के तौर पर हम इसको लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री रहते हुए दिए हैं वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई हैं। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जिसका है वो किसका है, मोरारजी देसाई का, 10 बार टोटल है। यानी 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए और 4 बार प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया है, बजट पेश किया है। इतना याद रहेगा। दूसरी चीज़, इंदिरा गांधी, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन महिला है, जैसे बहुत बार अभी क्वेश्चन बन रहा है, निर्मला सीतारमण पहली महिला जो बजट पेश की हैं, पहली महिला जो बजट पेश की हैं, ऐसा है वाकई में पहली वित्त मंत्री हैं जो बजट पेश की हैं, है ना। ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बदल के आई जाए आपके पास, तो इसलिए ध्यान रखना है कि पहली महिला जो बजट पेश की हैं वो इंदिरा गांधी हैं। क्या है, कौन है, इंदिरा गांधी हैं। याद रहेगा, कब, 1970 में ही किया था इन्होंने, 1970 में पहली महिला हैं जो बजट पेश की हैं। 1970 में ही इन्होंने क्या किया, बजट लाए थे। लेकिन पॉइंट कहाँ है, ये प्रधानमंत्री रहते हुए लाई हैं। क्या करके, प्रधानमंत्री रहते हुए बजट लाई हैं, वित्त मंत्री नहीं थी ये, ठीक है। वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार इनको मिला था। ओके, तो क्वेश्चन अगर घुमा सकता है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अगर वित्त मंत्री रहते हुए पहली बजट प्रस्तुत करती कौन है, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री रहते हुए पहली, भारत की पहली महिला जो बजट पेश की हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण। मोदी जी कहते हैं कि वो महिलाओं से अच्छा बजट कोई नहीं बना सकता, और इसीलिए इनकी वाहवाही भी हुई है। बहुत अच्छा बजट है, बहुत बढ़िया बजट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी को निष्पक्ष नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल जो है वही बताएंगे। हम ना हम भाजपाई हैं, ना ही हम कांग्रेसी हैं, यानी किसी तरीके से हम किसी को एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, किसी को हम एक तरफ नहीं देने वाले, ठीक है। जो फैक्ट है हम वही बताएंगे, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कहीं से नहीं लगेगा, या हम बताने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि किसके लिए ज़्यादा बेटर है और किसको देख के लिया गया है ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल पक्ष के साथ आपके पास रखेंगे, यानी कितना आया है, कहाँ खर्च हुआ है, कितना खर्च होगा, इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात होगी। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी बातें हम नहीं शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो याद रखना है कि मोरारजी देसाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत किए हैं, ठीक। समय की बात करें तो समय क्या था, पहले शाम को 5 बजे बजट आया करता था। क्या हुआ, शाम को 5 बजे बजट लाया करता था, ठीक है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय से 2017 से इसको कहाँ लाया गया, 2001 से इसको सुबह 11 बजे लाया जाने लगा, ठीक है। कहाँ लाने गया, सुबह 11 बजे, याद रहेगा। यानी शाम को 5 बजे आता था, अब बजट कहाँ आता है, सुबह 11 बजे 2001 से, ठीक है। उसके अलावा बजट जो था वो फरवरी के लास्ट वीक में आता था। कहाँ पे, फरवरी के लास्ट वीक में आता था। लेकिन मोदी जी के द्वारा 2017 से, ठीक है, 1 फरवरी या फरवरी के पहले वीक में आने लगा, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, उसको सुबह किया 11 बजे। पहले कहाँ था, शाम को 5 बजे आता था। अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में इस को कहाँ ले आए, सुबह 11 बजे, ओके। फरवरी के लास्ट वीक में होता था। तो हमारे मोदी जी ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमारे का कहने का कहीं से मतलब मत निकालिएगा कि हम भाजपाई हैं इस वजह से कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं, उनकी आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, देश की नैतिकता है इससे। तो ये चीज़ें, तो हमें क्या करना है, मोदी जी के द्वारा 2017 में बजट को कहाँ लाया गया, 1 फरवरी या फरवरी के पहले वीक में, ओके। फरवरी के पहले वीक में कोरोना लाइफ में थोड़ा सा डिले हो गया था बजट, ठीक है। तो उसको नहीं देखना है, डिले जो हुआ है वो किसी कारणवश हुआ है, इसलिए उसको चेंजेस नहीं करने। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बजट आएगा। दूसरी चीज़, रेल बजट और फाइनेंस बजट जो आम बजट है उसको अलग अलग किया गया था, ठीक है, अलग अलग था। यानी रेल बजट अलग निकलता था, आम बजट जो है वो अलग निकलता था। लेकिन यहाँ पे 2017 से ही मोदी जी द्वारा क्या किया गया, रेल बजट और आम बजट दोनों को एक कर दिया गया। तो डेट याद रखिएगा, 2017 से 2 बड़ी चीज़ हुए हैं। पहला कि डेट बदला, और दूसरा
रेल बजट और आम बजट सेम कर दिया गया। ठीक है, रेल बजट और आम बजट क्या किया गया, सेम कर दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, चीज़ों को बहुत अच्छी जीके है जिसको आपको याद कर लेना है। ये सब चीज़ों को जीके में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, और भी क्वेश्चंस हैं बजट से रिलेटेड जो कभी हम जीके पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएगा तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें। ओके, तो हम लोग देखते हैं टाइम किसके बजट में क्या करते हैं, प्रावधान है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये एक दिन पहले आया है। ठीक है, एक दिन पहले का मतलब ये 31 जनवरी को ही ले आया गया है। डेट क्या था, 1 फरवरी, लेकिन लाया कब गया, 31 जनवरी को, एक दिन बिफोर। ठीक है, 1 डे बिफोर लाया गया। लाया कौन है, 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। माना एक क्या है, 31 जनवरी को लाया गया है, लेकिन याद क्या करना है, 1 फरवरी, क्योंकि टाइम यही था। ठीक है, तो 1 फरवरी को ही क्या किया जाएगा, इसको माना जाएगा। लाया पहले गया, समीक्षा एक दिन पहले 31 जनवरी को। ठीक है, जिस दिन समीक्षा आता है उसी दिन हम मान लेते हैं कि बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो 31 जनवरी को बजट लाया गया, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया है। 1 फरवरी को 2021 को निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी दबाव में थी, कोरोना के चलते काफ़ी शांति में थी। अगर आप लोकसभा में बैठे होंगे तो देख रहे होंगे, लोकसभा में काफ़ी स्थिरता के साथ इन्होंने स्टार्ट किया अपना भाषण को, लेकिन धीरे धीरे जोश में आगे मोटिवेट हो गए और काफ़ी अच्छे समाधान भी दिया, काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए और चीज़ें भी समझाई हैं। ओके, तो ये है, तो निर्मला सीतारमण द्वारा लाया गया है। नए भारत बनने का दावा किया गया है कि भैया अब एकदम नया भारत होगा, डिजिटल भारत। क्या होगा, डिजिटल भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य क्या था, डिजिटल के साथ आत्मनिर्भर। लक्ष्य क्या है, डिजिटल के साथ आत्मनिर्भर होना, यानी हम डिजिटलाइज हो जाए, भारत को इतना बढ़िया डिजिटल कर दें, यहाँ इतना आगे बढ़ा दें डिजिटल रूप में कि बहुत कुछ चेंजेस होगा। और इसके लिए माना भी जाएगा, भाई अगर हम आज भी अगर पर्स में पैसे न ले रखें तब भी हम दुनिया घूम सकते हैं। ये अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं मोदी को इसके लिए वाहवाही तो देना ही पड़ेगा कि हम डिजिटलाइज तो हो गए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटलाइज हो गए हैं। ओके, तो डिजिटल में श्रेय तो देना पड़ेगा, जो अच्छाई है उनकी श्रेय तो देना ही पड़ता है। ओके, तो लक्ष्य रखा गया है क्या, डिजिटल के साथ आत्मनिर्भर। ठीक है, डिजिटल के साथ आत्मनिर्भर, हम डिजिटलाइज हो गए हैं, गांव डिजिटल हो गया है, हर जगह डिजिटल हो गया है। ओके, तो केरल में देखिए, बजट में भी हम बात करेंगे केरल में डिजिटलाइज के लिए, बिहार में डिजिटलाइज के लिए, बिहार का एक गांव डिजिटल बनाने के लिए काम कर रहा है मोदी सरकार। गजब का है डिजिटलाइजेशन इस तरीके। तो आत्मनिर्भर बनाना है, किसमें, डिजिटल के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, टोटल रेवेन्यू की बात करें कि कितना पैसा लगाया गया है, तो 24.23 ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन है ना, 24.23 ट्रिलियन का क्या है, रेवेन्यू है हमारा, यानी इतना इनकम है। और खर्च कितना करेंगे, 30.42 ट्रिलियन का। ठीक है, खर्च कितना करेंगे, 30.42 ट्रिलियन। यानी जानते ही हैं हमारा जो बजट है वो डिफिसिट बजट बनता है, यानी हम खर्च ज़्यादा करते हैं, कमाई कम करते हैं, इसलिए क्योंकि हम धीरे धीरे उस पर खर्च करते हैं। और ये इस कोरोना लाइफ में हमें इसी तरह से खर्च भी करना है। ठीक है, किसी पे भी एक मुश्त पैसे नहीं देने हैं हमें क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ों को खर्च करना, और पूरा जितना भी हमने लक्ष्य रखा है उसे पाने की कोशिश करनी है। ओके, तो क्या करना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, 24.23 ट्रिलियन का, और टोटल खर्च अगर देखें तो कितना है, 30.42 ट्रिलियन का खर्च है। ओके, सरकारी खर्च को बढ़ाया जाएगा, यानी सरकारी खर्च जो है उस पर बढ़ाया जाएगा। यानी बढ़ाना कैसे है, यानी 2021 में 30.42 लाख करोड़ सरकारी खर्च हैं। ठीक है, का अनुमान था, जो बढ़कर कितना हो गया, 34.5 लाख करोड़ रुपए। यानी खर्च क्या था, बढ़ गया है। अनुमान था इतना ही कि 30.42 का अनुमान था, लेकिन अनुमान से बढ़ गया खर्च, क्योंकि भाई लाइफ बहुत डेंजर बीती है। 2020 अगर बात करें, सबके लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो सरकार कैसे शांत रह सकती, सरकार के लाइफ में भी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो ये है कितना है, 34.5 लाख करोड़ रुपए क्या हो गया, सरकारी खर्च हो गया, खर्च है। नेक्स्ट है 2021 में राजकोषीय घाटा। ठीक है, क्या करना है, राजकोषीय घाटा कितना हुआ, जीडीपी का 9.5% है। ठीक है, इसकी भरपाई करनी है। क्या करनी है, भरपाई, यानी ये जो जीडीपी का खर्चा है ना, राजकोषीय घाटा जो है वो बहुत बढ़ गया। बजट में एक राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, राज्य की जो कोष है उसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें कमी आ गई है पैसे की, तो उसको भरना बहुत ज़रूरी है, उसकी भरपाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए घाटा कितना हुआ है, 9.5% का घाटा हो गया। इसकी भरपाई के लिए 80,000 ठीक है करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे। क्या होंगे, 80,000 करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे। और ये 80,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त खर्च होंगे इसके अलावा, यानी इतना तो खर्च है ही है, सरकारी खर्च इतना तो है ही है, इसके अलावा 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। किसके लिए, हमें अपने जीडीपी की भरपाई करने के लिए। क्या करना है, जीडीपी को जो राजकोषीय घाटा है उसको भरना जरूरी है। ठीक है,
तो ये है मुसीबत के समय में यही राजकोषीय घाटा जो है हमारे लिए मददगार होते हैं, मदद करते हैं, हमारे लिए सुरक्षित रखते हैं हमको। ओके, तो इसको भरना बहुत ज़रूरी है। तो कितना है, 80,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके लिए सरकार को किससे उम्मीद है? बाजार से, कि बाजार अगर सुधरती है तो हम घाटा बहुत जल्दी भर लेंगे। बाजार से पूरा उम्मीद है। इसी पे आलोचनाएं भी हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से या अदर कम चीज़ों की तरफ से कि भाई बाजार आपको कैसे पैसा देगा, बाजार से पैसे खींच लेंगे तो ये देश कैसे चलेगा। इस तरीके का कुछ विवाद है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स जानता है तो वो समझ सकता है कि राजकोषीय घाटा को भरने के लिए कैसे काम होता है। आप सपोज कीजिए कि आपके घर में एक सेविंग अकाउंट बना हुआ है कि हम डेली हर एक महीने डेली कुछ ना कुछ उस पैसे को रखेंगे, या गुल्लक में रखेंगे, या कहीं रखेंगे, बैंक में रखेंगे, और कभी मुसीबत आ जाती है, कभी क्या होती है, मुसीबत आ जाती है, तो हम उस पैसे को निकालते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। मुसीबत तो टल गया ना, मुसीबत के समय में उसका यूज हो गया, लेकिन फिर उसको भरना भी तो ऐसा तो नहीं है, भरेंगे नहीं तो दोबारा मुसीबत आ गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, हम उसको निकाल के उसको भर लेते हैं वापस से। तो इसको भरते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन उठा के भर देते हैं। हम डेली जो बजट बनता है उससे जो थोड़े थोड़े जो पैसे बचाते हैं उस पैसे को हम वापस से उसे भरते हैं। भारत सरकार भी ऐसे ही करती है। भारत सरकार को राजकोषीय घाटा भरने के लिए ऐसा नहीं कि एक मुश्त उठाई 80,000 डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको धीरे धीरे क्या करना है, भरना है, घाटे को सॉर्ट आउट करना है 25-26 तक। ठीक है, राजकोषीय घाटे को कहाँ तक ले आना है, अनुमान कितना है, 6.8% रहने का अनुमान है ना। राजकोषीय घाटा 25-26 तक घटाकर इसको कहाँ ले आना है, 4.5% करना चाहती है। किसे, सरकार चाहती है। और राज्यों की अपील है कि ये 3% तक ले आए इसको। राज्यों का क्या अपील है कि राज्य खर्चे को 3% तक ले आए, यानी अपील करता है राज्य के कि अपना जो घाटा है ना, राजकोषीय घाटा जो स्टेट का है उसे 3% तक ले आए, यानी वो अपने तरीके से भरे तो हम भी अपने तरीके से उसको क्या करेंगे, भरेंगे। जितना जल्दी घाटा भर सकते हैं तो भरना होगा। नेक्स्ट क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा भारत द्वारा। कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, खासकर डिजिटल रूप में आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए खर्च होगा कितना, 1.97 लाख करोड़ रुपए। और सिर्फ डिजिटल इंडिया पे 3700 करोड़ रुपए खर्च होगा डिजिटल इंडिया पे, यानी इसमें हमारा एजुकेशन है, इसमें हमारी सब कुछ है। तो डिजिटल इंडिया में खर्च करने के लिए कितना पैसा लिया गया है, 3700 करोड़ रुपये। और पहली बार डिजिटल इंडिया को अलग से बजट दिया गया है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया को पहली बार क्या किया गया, बजट में अलग से पैसे दिए गए हैं, ऐसे कभी लिखा हुआ नहीं आता था। तो इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया के लिए पहले से पैसा घोषित किया गया 3700 करोड़ रुपए। ठीक है, और बाकी आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना है। नेक्स्ट है, जनगणना भी इस बार डिजिटलाइज होगी, जिसके लिए 3768 करोड़ रुपए खर्च होगा। ठीक है, यानी 3768 करोड़ रुपए का खर्च होगा सिर्फ जनगणना पे, क्योंकि जनगणना डिजिटलाइज होगी और 2021 में पता है जनगणना होने वाली है। ठीक है, हम लोग पहले घर घर बुझाते थे, घर घर से लेते थे, रिपोर्ट लेते थे, उसके बाद लिखते थे, NSSO जाता था, NSSO रिपोर्ट लेता था, उसके बाद लिखते थे, टीचर जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा ही हौज पौज का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब क्या होगा, ये डिजिटलाइज होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं आगे कौन से खर्चे लाएंगे। इसके लिए तो पहला चुनावी नीतियाँ, अगर नीतियाँ कहें इसको तो कहीं जाया नहीं जाएगा। इस आगे जो आलोचक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि चुनावी मंशा से ये बजट लाई गई है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ हो सकता है चुनावी बजट हो, यानी ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल के लिए है या बिहार के लिए है, वो सब जगह के लिए ऐसे किया गया है खर्च, हर जगह के लिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए से क्या बनाया जाएगा, हाईवे बनाया जाएगा बंगाल में, यानी बंगाल को हाईवेकृत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है, नहीं है, कलकत्ता से स्वर्णिम चतुर्भुज गुजरती है, तो रोड के काफ़ी अच्छे वहाँ पे रेगुलेशन है। उसके बावजूद यहाँ पे हाईवे के तौर पर कितना खर्च किया जा रहा है, 25,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 3500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, जिसपे 1.03 लाख करोड़ यानी 1.03 लाख करोड़ का क्या करना है, यहाँ पे खर्च करना है, करोड़ रुपए का खर्च करना है। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि जहाँ जहाँ भाजपा नहीं है या भाजपा के पैर नहीं है वहाँ पे ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है। चुनावी मुद्दे हैं कि चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है बंगाल को गिराने के लिए, बिहार में तो नीतीश कुमार ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है,
सोचा जा रहा है। सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, आप सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। ओके, तो हमें क्या करना है, पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करनी है, हमें क्या करना है कि कैसे बजट है, किस तरीके का है, इसी पे रिसर्च हो रहा है, इसी पे जांच हो रहा है, इसी पे मैं बता रहा हूँ। कोई भी किसी का मैं ना फेवर ले रहा हूँ ना कुछ, अपने ढंग से बोल रहा हूँ, आप अगर ध्यान से सुने, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग और क्या है। 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे केरल में बनाया जाएगा। कहाँ पे? केरल में बनाया जाएगा। कितना? 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत माता, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम अपने पूरे इंडिया को क्या कर रहे हैं, एक तरह से रोड से कृत कर रहे हैं, चारों तरफ बढ़िया वाला, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था भारतमाला प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर क्या किया गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज, 2 कॉरिडोर, ये सब चीज़ें। तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और कितना खर्च हो रहा है? 3.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च भारतमाला प्रोजेक्ट पे किया जा रहा है, किया जाएगा। इससे कई सारे, एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है, अच्छा होता है, दूसरा हमारे लिए जो काम करने वाले मजदूर हैं उसको काम मिलता है, 100 दिन रोजगार की गारंटी जो दे रखे हैं इस पर भी काम मिल जाता है। तो बहुत सारे चीज़ इससे फ़ायदे होते हैं। तो होना भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए हमारे देश का। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, ठीक है। स्वास्थ्य पे देखा है, झेला है कोरोना में, स्वास्थ्य पे अगर खर्चा नहीं है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्वास्थ्य पे खर्चा तो जाहिर सी बात है होनी चाहिए। तो क्या क्या है? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। किसके लिए? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपए का क्या होगा? गमन करना है, खर्चा करना है। दूसरा चीज़, कोरोना वैक्सीन के लिए 2021-22 में, क्योंकि 21-22 में लगा देना है हमें सबको, 35,000 करोड़ रुपए का खर्च करना है सिर्फ किस पे? कोरोना वैक्सीन को लेके। और इंडिया अपना कोरोना वैक्सीन जनरेट किया है और अपने कोरोना वैक्सीन को लगा रहा है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट हैं। कुछ ही कंट्री हैं जो अपने वैक्सीन को लगा रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। ये गर्व करने की बात है अपने देश पे। ओके, तो 35,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है सिर्फ कोरोना वैक्सीन पे। नेक्स्ट है मिशन पोषण योजना 2.0, ठीक है। 2.0 रोबोट मूवी, ठीक है। क्या करना है? 2.0 मिशन योजना स्टार्ट किया गया है। मिशन पोषण योजना 2.0 शुरू किया गया है, जो 602 जिलों में क्रिटिकली केयर हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा। इसके लिए किसके? मिशन पोषण योजना के जरिए जो 2.20 शुरू हुआ है, यानी अभी तक 1.0 था, आज इस बार 2.0 लेके आया गया है मिशन पोषण को। यानी पोषण की चीज़ें हैं वो बढ़ानी है। इसके लिए 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा, ताकि क्रिटिकली देखते रहें कि बच्चों के अंदर पोषण दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है, सबके अंदर जो है वो दिया जा रहा है कि नहीं। पोषण पे बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये देखा भी गया है कोरोना में कि जिसने अपनी इम्यून सिस्टम मजबूत करके रखा है, ओके, जिसने खान पान पे ध्यान रखा है, उसको कोरोना नहीं हुआ। तो हमें बहुत ज़रूरी क्या है? स्वास्थ्य दवा खाने से अच्छा है हम पोषण रहित भोजन लें। तो स्वास्थ्य अच्छा रखें, पोषण लें। ओके, तो 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल लिया गया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ और इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके जरिए हम इस पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं कि हमारे कितनी खाने की जरूरत है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। कोई भी चीज़ें हम जैसे भी स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं इस पोर्टल पर जाके आसानी से। तो ये भारत सरकार के पोर्टल है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल। नेक्स्ट है 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए गए हैं। हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स 15 इमरजेंसी हेल्थ क्या कहना है ऑपरेशन सेंटर खोला गया है, क्योंकि कोरोना लाइफ में हॉस्पिटल को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च लग गया था कि यहाँ ऐसा बनाना है, ऐसा बनाया जाए। तो वो एक परमानेंट तरीके से चलते रहे, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकता है। इसके लिए 15 हेल्थ केयर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स में के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। सबको गुजारिश होती है जब भी आता है तो कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव हो जाए। यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है अभी भी। लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, 75 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं, उसको IT रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको माफ़ कर दिया गया है, ठीक है। 75 साल या 75 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको IT रिटर्न से माफ़ी मिल गई है। ये एक बड़ा चीज़ है, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजनशिप जिसे कहते हैं, तो इसको 75 साल या उसके ऊपर वाले को IT रिटर्न भरने से माफ़ी मिल गई, उनको भरना अब नहीं है। दूसरी चीज़, टैक्स ऑडिट में की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। सोचा जा रहा है कि क्या 5 करोड़ से 10 करोड़ तक ले जाएं टैक्स जो ऑडिट है उसको, ठीक है।
नेक्स्ट है घर खरीदने के लिए 1.5 लाख की राहत 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। ठीक है, यानी जो बीच में मिल रहा था ना 1.5 लाख रुपए जब हम लेते थे, लोन लेते थे या किसी तरीके से, तो भारत सरकार उसे वापस कर देती थी 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से जो है वो अभी भी जारी है 2022 तक। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है ये। क्या है, 31 मार्च 2022 तक ये जारी है। ठीक है, मिलता है घर खरीदने पे वापस से पैसे। पीएफ देर से जमा करने पर जुर्माना नहीं लगेगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जो पीएफ कटवा रहे हैं, पीएफ दे रहे हैं, अगर वो जमा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, इस कोरोना में बहुत पीएफ तो माफ़ी दे दिया गया भारत सरकार की तरफ से, जमा किया गया 6-6 महीना भारत सरकार ने कर दिया कि पीएफ हम जमा करेंगे। हम भी शामिल है उसमें। पीएफ बहुत अच्छा आया भारत सरकार की तरफ से, बहुत हेल्प मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भी क्या है, पीएफ अगर देर से जमा करते हैं तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि मैं आगे फिर से कंटिन्यू करूं। ओके, तो अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या विचार आए हैं। तो 100 नए सैनिक स्कूल की शुरुआत होगी। कितने स्कूल होगी? 100 नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। नए जितने हैं उसके अलावा 100 और नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। दूसरा है लद्दाख में। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है जो नई बनी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं। कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों से बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा, है ना। एक वीडियो मैं बना के ले आऊँगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर से क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, 15-20 मिनट का सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि नए यूनियन टेरिटरी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए तो नए लद्दाख में क्या किया गया, हायर एजुकेशन के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी। या किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी। कहाँ पे? लद्दाख में। ओके, आदिवासी क्षेत्रों में जो 750 एकलव्य मॉडल स्कूल चल रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से चल रहे हैं एकलव्य मॉडल स्कूल, उसको और भी सुविधाएं प्रदान की जाएगी और भी उस पर खर्च होंगे। ठीक है, स्कूल की मरम्मत से लेके, शौचालय की मरम्मत से लेके, उसमें और भी डिजिटलाइज सुविधा जो है वो प्रदान किया जाएगा। कहाँ पे? एकलव्य स्कूलों में। ओके, 1 नेशन 1 राशन कार्ड सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो यूपी में भी है, हम लोग करते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्या होगा, सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना के लिए फ़ायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाना है। बहुत ही सफल योजना है उज्ज्वला। उसको लेके हम भ्रांतियों में रहते हैं, वो अलग बात है गांव घर में कि दे दिया उसके बाद गैस का, तो सब कुछ गवर्नमेंट दे देगा, आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा तो आप क्या करें, अपने कर्तव्यों को भी समझें। तो 1 करोड़ और महिलाओं को क्या करना है, उज्ज्वला योजना को डिस्ट्रीब्यूट करना है। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन, स्वच्छ जल जीवन मिशन की शुरुआत होने वाली है। यानी शहरी देशों में, राज्यों में बहुत गंदगी के साथ पानी का वितरण होता है, इसको क्या करना है, स्वच्छ जल मिशन के तहत लाना है, और इसी के लिए शहरी इलाकों में जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ खर्च करना है, जो कि 5 साल में खर्च होगा। एक ही बार खर्च नहीं करना, शहर को धीरे धीरे सफाई पे ले आना है। और यकीन मानिए आप, बहुत ज़्यादा 2014 के बाद जो हर सफाई को लेके इतना केयरिंग हो गए हैं, जब से मोदी के भाषण आया है, मोदी जी खुद उतर के किए हैं। जब सीनियर करता है तो खुद भी सब लगता है कि हमें कर लेना चाहिए, तो वाकई में करना चाहिए। और हर जगह मैंने देखा है, और आपने भी अनुभव किया होगा कि उसके बाद से कितनी सफाइयाँ रहती हैं देश में, जगह जगह पे। ओके, तो फिर से करना है, इन्होंने फिर से खर्च किया है शहरी स्वच्छ भारत मिशन पे 1.48 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना है। और खर्च कब तक करना है? 5 साल तक, याद रखिएगा। 5 साल में जाके इतना खर्च करना है, सफाई धीरे धीरे होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा, ये भी याद रखना है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट करना है? 74% करने की बात कही गई है। बहुत ही बढ़िया FDI कर दिया जाएगा अगर ऐसा है तो। इनकम बढ़ने वाली है अगर ऐसा है इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके, सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, क्योंकि सरकारी बैंक इधर भी कोरोना की लाइफ से सबके पास पैसे नहीं थे, कहाँ से भर दे। तो इसके लिए बहुत चीज़ें NPA घोषित हुआ, बहुत सारे चीज़ें हुआ। तो सरकारी बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किसमें? सरकारी बैंकों में हमारे। ओके, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ताकि बैंक जो है वो बर्बाद ना हो। और बैंक बर्बाद हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए बैंक को बचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
एनपीए से छुटकारा के लिए, एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है, एनपीए बहुत सारे लोग यानी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट होता है, यानी लोग भाग जाते हैं पैसे लेके, तो इससे छुटकारा देने के लिए क्या किया गया, एक सेंटर खोला गया, 2 कंपनीज खोली गई, एक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, एनपीए को कम करने की कोशिश करेंगी ताकि एनपीए ना हो, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं और इससे बैंक पे दबाव पड़ता है, देश पे दबाव पड़ता है, ठीक है। नीरव मोदी जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से पैसा लेते हैं और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्या क्या ऐसे चीज़ों के लिए क्या करते हैं। 2021-22 एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर टारगेट पे कितना खर्च किया जाएगा, 16.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी इतने लाख करोड़ रुपए का खर्च एग्रीकल्चर रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर पे दबाव कम करने के लिए है। एग्रीकल्चर को लेके किसान धरने पे भी हैं, क्या क्या मुद्दा है, बहुत ही क्रिटिकली है वो सब चीज़ें समझना। किसी दिन मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, किसान से रिलेटेड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है। किसान एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट पे 16.5 लाख करोड़ रुपए का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ठीक है, एक स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ठीक है, ताकि जो फसल खराब हो जाते हैं उनके लिए भारत सरकार उसको मुआवजा देती है, किसानों को मुआवजा देती है, साथ ही साथ उसमें कोशिश करती है कि उसमें खराबियाँ ना आए। तो इस तरह की रणनीतियाँ चलाती रहती हैं ऑपरेशन किसके लिए, ग्रीन स्कीम के तहत। अब जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को इसमें शामिल कर दिया गया है कि ये भी फसल इसमें शामिल हो जाएँ। अगर ये फसल खराब होते हैं तो इसको क्या किया जाए, किसानों को मुआवजा मिल जाए, लोन मिल जाए इस तरह से, ताकि उन्हें नुकसान ना हो, ठीक है। तो 22 फसलों को शामिल कर दिया गया है। याद रखिए, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनाने हैं। बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चंस बन सकते हैं अक्सर इससे। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट, यानी 5 ऐसे हैं जो पारादीप केरल में है। तो 5 बड़े फिशिंग हार्बर क्या है, बनाना है भारत सरकार को, ताकि फिशरीज को इम्प्रूव किया जाए। ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर है, फिशरिंग एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप कर सके। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाना है, ठीक है। तमिलनाडु में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा, कहाँ मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाएगा, ठीक है। इन सब के लिए बजट में बात हुई है। बजट में 1.10 लाख करोड़ रेलवे के लिए दिया जाएगा। याद रखिएगा, रेलवे और आम बजट सेम कर दिया गया है, तो रेलवे में बहुत कुछ खास नहीं किया गया है। रेलवे में क्या किया गया है, 1.10 लाख करोड़ रुपए किसको दे दिया गया है, रेलवे को, कि आप इस पर खर्च कर सकते हैं। और 1.07 लाख करोड़ रुपए वो सिर्फ एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा, यानी खर्च पे खर्च करेगा कि कहाँ कहाँ पे सुधार करना है, रेलवे ट्रैक कहाँ बनाना है, क्या करना है। तो 1.07 लाख करोड़ वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाला है रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ने क्या बनाया है, रेलवे एग्जाम को लेकर खासकर रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है, यानी 2030 तक इसको रेलवे को क्या करना है, बेहतरीन करके दिखाना है। अपने रेलवेज़ को, रेलवे की पटरियों को, रेलवे के डिब्बों को, रेलवे इंजन को क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन करना है। तो रेलवे का नेशनल रेल प्लान 2030 है। नेक्स्ट 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर तैयार कर देना है, किसको, रेलवे को, यानी ईस्टर्न से वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है, यानी ईस्टर्न से कलकत्ता से लेके बिल्कुल महाराष्ट्र तक की जो ईस्टर्न से वेस्टर्न गुजरात तक की कॉरिडोर हैं उसको क्या करना है, 2022 तक तैयार करना है बेहतरीन तरीके से। बस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 बसें तैयार की जाएगी, यानी खासकर शहरी बस स्टैंडों के बारे में ज़्यादातर इस पर खर्च किया गया है। शहर में जो बस ट्रांसपोर्ट है उसकी सुविधाओं को लेकर बातचीत की गई है। इसमें खर्च कितना करना है, 20,000 बसें और तैयार करने की बात कही गई हैं, ठीक है, यानी 2030 तक 20,000 बसें और हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट है 702 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो और चलाना है, इसके लिए खर्च हो रहा है, इसके लिए बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारा लखनऊ भी है, यानी अभी चल भी रहा है और उस पर और भी आगे पटरियाँ बन भी रही हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे दिए हुए बजट्स जो निर्मला सीतारमण ने बहुत ही बजट एक कहें संतुलित वे में दिया था। बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, तो बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने अपने बजट को रखा है। जहाँ जैसा खर्च करना है वैसा खर्च किया है, ना बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की है, क्योंकि राजकोषीय घाटा बहुत है, इसको भरना भी है और एक मुश्त खर्च भी नहीं है, धीरे धीरे इस चीज़ों को बढ़ाना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा बजट समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। मेहनत अच्छा लगा हो, बजट समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, ओके। लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है।
ओके, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें।